इंडिया ईरान रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बात पकड़ो। ये सिर्फ दो स्टेट्स के बीच नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। इसके नीचे एक बहुत लंबी सिविलाइजेशनल मेमोरी है। पर्शियन दुनिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कांटेक्ट ट्रेड, लैंग्वेज, कोर्ट कल्चर, आइडियाज और रूट्स के थ्रू पुराने टाइम से रहा है। तो जब स्लाइड इंडिया ईरान बायलैटरल फंडामेंटल्स बोलती है, उसका मतलब ये है कि प्रेजेंट पॉलिसी हवा में नहीं बनी, उसके नीचे हिस्ट्री का डीप लेयर है। अब सवाल है, हिस्ट्री फॉरेन पॉलिसी में यूजफुल कैसे होती है? यूजफुल इसलिए क्योंकि जब फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस प्रेशर में आते हैं, तब स्टेट्स ट्रस्ट के ओल्डर सोर्सेस को एक्टिवेट करते हैं। ये स्पेशली तब इंपॉर्टेंट होता है जब वेस्ट एशिया वॉलेटाइल हो और ग्रेट पावर राइवलरी तेज हो। एनर्जी सिक्योरिटी वाले पॉइंट को ध्यान से देखो। ग्राफ में JCPOA इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ट्रेड और एंगेजमेंट को ऊपर जाता दिखाया गया है, और यूएस विड्रॉल के बाद सैंक्शंस फेज में शार्प स्ट्रेस दिख रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है? इंडिया के लिए ईरान कोई एब्स्ट्रैक्ट पार्टनर नहीं था, वो ऑयल सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन का एक रियल सोर्स था। जब इंडिया एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, तो उसको सिर्फ चीप ऑयल नहीं चाहिए होता, उसको स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है। अगर सप्लाई फ्यू पार्टनर्स पर डिपेंड करे तो पॉलिसी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। ईरान इस गैप को फिल करता था, लेकिन सैंक्शंस ने इंडिया को फोर्स किया कि वो अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच डिफिकल्ट बैलेंस करे। समझ आया? यहाँ लेसन ये है कि फॉरेन पॉलिसी में चॉइस हमेशा फ्री नहीं होती, कई बार चॉइस कंस्ट्रेंड होती है। अब स्लाइड का ट्रायंगल विजुअल देखो, जहां इंडिया, यूएस और ईरान है और बीच में हॉस्टाइल कंटेनमेंट जैसी लाइन बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। इंडिया जीरो सम गेम को फुली एक्सेप्ट नहीं करता। जीरो सम का सिंपल मतलब, अगर तुम मेरे साथ हो तो उसके अगेंस्ट हो। इंडिया इस लॉजिक को अवॉइड करता है क्योंकि उसको एक साथ यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चाहिए और ईरान के साथ रीजनल एक्सेस और सिविलाइजेशनल लिंकेज भी। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रियल टेस्ट वहीं होता है जहां दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। यही पॉलिसी मैच्योरिटी का मोमेंट होता है। डिप्लोमैटिक न्यूआंस भी समझो। स्लाइड के हिसाब से इंडिया ने तेहरान के खिलाफ वेस्टर्न स्टाइल आइसोलेशन कैंपेन ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया सब कुछ ईरान के फेवर में करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि इंडिया इशू बेस्ड अप्रोच लेता है, वो प्रेशर को देखकर अपनी पोजीशन कैलिब्रेट करता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है, इंडिया ईरान टाइज में हिस्ट्री लेजिटिमेसी देती है, एनर्जी अर्जेंसी देती है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी डायरेक्शन देती है। इसी मिक्स से रिलेशन की रियल डेप्थ समझ आती है। क्लियर है? अब हम चाबाहार पोर्ट पर आते हैं और यहाँ से रिलेशन और प्रैक्टिकल हो जाता है। देखो, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ स्पीचेस या समिट फोटोज का गेम नहीं होता। बहुत बार एक पोर्ट, एक रोड, एक रेल लिंक पूरी रीजनल स्ट्रैटेजी को बदल देता है। चाबाहार इसी टाइप का केस है। स्लाइड में मैप क्लियरली दिखाता है कि ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर यह पोर्ट इंडिया के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिक गेटवे जैसा काम करता है। सवाल यह है, एक पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि ज्योग्राफी फॉरेन पॉलिसी का साइलेंट रूलर होती है। जो रूट तुम यूज कर सकते हो वही तुम्हारी रीच डिफाइन करता है। चाबाहार का पहला मेजर लॉजिक एक्सेस है। इंडिया के पास पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक इजी ओवरलैंड रूट नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? इंडिया का कॉन्टिनेंटल आउटरीच पॉलिटिकली ब्लॉक हो गया। अब सोचो जरा, अगर तुम एक राइजिंग पावर हो और तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट कनेक्टिविटी रूट्स बंद हैं, तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल ठीक, ऑल्टरनेटिव रूट बनाओ। चाबाहार एग्जैक्टली वही ऑल्टरनेटिव है। इसलिए स्लाइड शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, लॉन्ग टर्म लीज और पोर्ट ऑपरेशंस की बात करती है। ये सिर्फ कमर्शियल मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रेजेंस, रिलायबिलिटी और रूट बिल्डिंग का इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है। मैप में एक और विजुअल आइडिया दिख रहा है, गवादर और ब्रॉडर चाइना लिंक्ड कनेक्टिविटी के बैकग्राउंड में चाबाहार का रोल। इसको सिंपल लैंग्वेज में काउंटर बैलेंस बोल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब समझो। काउंटर बैलेंस का मतलब वॉर लाइक कॉन्फ्रंटेशन नहीं। मतलब ये है कि अगर रीजन में एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तुम्हारी स्ट्रेटेजिक स्पेस को स्क्वीज कर रहा हो, तो तुम अपना भी एक नोड क्रिएट करते हो ताकि बार्गेनिंग पावर बनी रहे। चाबाहार इंडिया को एग्जैक्टली ये बार्गेनिंग स्पेस देता है। अब स्लाइड के कंसेंट्रिक सर्कल्स और लेबल्स देखो, जहां एनर्जी गेटवे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और मिनरल एक्सेस जैसे आइडियाज दिए गए हैं।
ये बताता है कि चाबाहार एक सिंगल यूज प्रोजेक्ट नहीं है। इसका 1 लेयर ट्रेड है, सेकंड लेयर अफगानिस्तान को एड और गुड्स पहुंचाना है, थर्ड लेयर सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज तक एक्सेस बनाना है और फोर्थ लेयर रीजनल प्रेजेंस को लेजिट फॉर्म देना है। तो ये प्रोजेक्ट ज्योग्राफी को पॉलिसी में कन्वर्ट करता है। मेक सेंस? लेकिन एक क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछो, क्या सिर्फ पोर्ट बना देने से स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाती है? नो, नॉट एग्जैक्टली। पोर्ट तब मीनिंगफुल होता है जब उसके साथ लॉजिस्टिक्स चेन, कस्टम्स कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी भी हो। वरना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रह जाता है और स्ट्रेटेजिक प्रॉमिस आधा रह जाता है। इसीलिए चाबाहार को एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं देखना चाहिए। ये इंडिया के वेस्टवर्ड आउटरीच आर्किटेक्चर का कोर हिंज है। सिंपल है, जहां डायरेक्ट लैंड रूट नहीं मिला, वहां इंडिया ने मैरिटाइम टू लैंड ब्रिज क्रिएट किया। इसी में चाबाहार की रियल वैल्यू छुपी है। अब स्लाइड 3 हमें INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक ले जाती है। यहाँ पिक्चर और क्लियर होती है कि इंडिया ईरान रिलेशंस सिर्फ बायलैटरल नहीं बल्कि वाइडर यूरेशियन कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। देखो, एक कंट्री पावरफुल तभी नहीं होती जब उसके पास आर्मी या GDP हो। वो तब भी पावरफुल होती है जब उसके पास रूट्स हों। रूट का मतलब होता है गुड्स, फाइनेंस, इन्फ्लुएंस और टाइमिंग को कंट्रोल करने की कैपेसिटी। INSTC इसी लॉजिक पर बेस्ड है। स्लाइड में मुंबई से बंदर अब्बास, फिर बंदर अंजाली, कैस्पियन क्रॉसिंग और आगे आस्त्राखान और मॉस्को तक लिंक्ड पाथवे दिख रहा है। ये एक मल्टी मोडल नेटवर्क है, यानी शिप, रेल और रोड का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों। अब सवाल पूछो, इतना एफर्ट करके नया कॉरिडोर क्यों? जब पुराने रूट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो नया नेटवर्क बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल रूट हर टाइम पॉलिटिकली सेफ, फाइनेंशियली एफिशिएंट या टाइम सेविंग नहीं होता। स्लाइड का मैप सुएज बेस्ड रूट को लॉन्गर और कॉस्टलियर रेफरेंस के रूप में दिखाता है। अगर INSTC ट्रांजिट टाइम और फ्रेट कॉस्ट रिड्यूस करता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कॉमर्स पर पड़ता है। लेकिन बस कॉमर्स तक बात नहीं रुकती, ये स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस को भी डाइवर्सिफाई करता है। जब स्टेट्स के पास मल्टीपल कॉरिडोर्स होते हैं तब कोअर्जन का रिस्क कम होता है। समझ रहे हो? कनेक्टिविटी खुद एक सिक्योरिटी टूल बन जाती है। स्लाइड में सैंक्शंस को बाईपास करने वाला पॉइंट भी बहुत डीप है। इसका सिंपल मतलब सैंक्शंस को सेलिब्रेट करना नहीं है। मतलब ये है कि जब वेस्टर्न फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स किसी रीजन के ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तब ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स और पेमेंट स्ट्रक्चर्स पॉलिसी ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए ये एस्पेशली रेलेवेंट है क्योंकि उसको वेस्ट के साथ रिलेशन भी मेंटेन करना है और यूरेशिया में रीच भी चाहिए। तो कॉरिडोर इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मैप के नीचे जो रेल लिंक्स और सी रूट्स के एरोज बने हैं वो एक और चीज समझाते हैं। ज्योग्राफी को यूजेबल बनाने के लिए कोऑपरेशन लेयर्ड होना चाहिए। ईरान ट्रांजिट स्टेट है, रशिया नॉर्दर्न एंकर है और इंडिया मैरिटाइम ओरिजिन पॉइंट है। लेटा एक्सपेंशन में ओमान, सेंट्रल एशिया और कॉकेसस का मेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क तभी वैल्यूएबल होता है जब वो स्केलेबल हो। एक स्टैटिक लाइन कम यूजफुल होती है, एक एक्सपैंडेबल वेब ज्यादा यूजफुल होती है। तो INSTC को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मत समझो, ये इंडिया का अटेम्प्ट है अपने ट्रेड को कॉन्टिनेंटल डेप्थ देने का। और यहाँ एक टेस्ट क्वेश्चन बनता है, अगर किसी कंट्री की सी पावर स्ट्रांग हो, क्या उसको लैंड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की जियो इकोनॉमिक्स में सी और लैंड दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। INSTC इसी कंबाइंड लॉजिक का प्रैक्टिकल मॉडल है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम और शार्प हो जाती है। अगर इंडिया को ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स और ट्रेड करना है तो US सैंक्शंस के बीच कैसे करें? स्लाइड 4 इसी नोट को खोलती है। यहाँ दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट्सा वेवर्स और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स। कैट्सा को सिंपल तरीके से समझो, ये एक ऐसा US लीगल फ्रेमवर्क है जो सर्टेन कंट्रीज के साथ मेजर ट्रांजैक्शंस को पनिश या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इंडिया के सामने चैलेंज क्या हुआ? एक तरफ उसको US के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखनी है, दूसरी तरफ उसको ईरान जैसी जगह पर अपने इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने हैं। यही रियल फॉरेन पॉलिसी पजल है। टेक्स्ट बुक आंसर्स यहाँ काम नहीं करते। स्लाइड के वेन डायग्राम को देखो। एक साइड इंडियाज इंपेरेटिव लिखा है जहां स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चाबाहार ऑपरेशंस और एनर्जी इंपोर्ट्स का लॉजिक है। दूसरी साइड US की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और इंडो पैसिफिक एंगल दिख रहा है। बीच का ओवरलैप ही एक्चुअल नेगोशिएशन स्पेस है।
इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, बल्कि एक्सेप्शन, कार्व आउट और पॉलिसी रूम क्रिएट करना चाहता है। वेवर डिप्लोमेसी का एसेंस यही है। तो जब चाबाहर को अफगानिस्तान कनेक्टिविटी या रीजनल स्टेबिलिटी के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से जस्टिफाई किया गया, तब इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट को एक वाइडर सिक्योरिटी गुड की तरह प्रेजेंट किया। वेरी गुड। यहां डिप्लोमेसी नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती है। अब फाइनेंशियल मैकेनिज्म वाले पार्ट को समझो। स्लाइड में यूको बैंक, रुपी रायल सिस्टम, एस्क्रो टाइप अरेंजमेंट और बाटा लाइक ट्रेड विजुअल्स दिए गए हैं। ये सब इसीलिए आते हैं क्योंकि नॉर्मल डॉलर बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम सैंक्शंस के अंडर रिस्की हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिव क्या हुआ? डॉलर को अवॉइड करो, लोकल करेंसीज यूज करो या गुड्स फॉर गुड्स टाइप अरेंजमेंट्स बिल्ड करो। सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बैंकिंग कॉन्फिडेंस, कंप्लायंस फियर, इंश्योरेंस रिस्क और शिपिंग लायबिलिटी सब एक साथ आते हैं। स्लाइड के नीचे रिफाइनरी, एक्सपोर्टर्स और ऑयल फ्लो के आइकन्स इसी सिस्टमिक चेन को दिखाते हैं। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ लीडर्स का स्टेटमेंट नहीं होती, उसको बैंक्स, पोर्ट्स, रिफाइनर्स, ट्रेडर्स और इंश्योरर्स मिलकर रियल बनाते हैं। अगर इनमें से एक लिंक टूट जाए, पॉलिसी पेपर पर रह जाती है। सोचो जरा, अगर इंडिया पॉलिटिकली विलिंग हो लेकिन बैंक्स डरें, तो ट्रेड चलेगा? नेवर। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि मॉडर्न सैंक्शंस वॉरफेयर ने इकोनॉमिक्स को जियोपॉलिटिक्स का वेपन बना दिया है। तो रिस्पॉन्स भी सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं हो सकता, फाइनेंशियल इनोवेशन भी चाहिए। इंडिया ने यहाँ कॉन्फ्रंटेशन से ज़्यादा अडैप्टेशन चूज की। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रैक्टिकल वर्जन है, सिस्टम से बाहर निकलना नहीं, सिस्टम के अंदर पॉलिसी रूम बनाना। इसीलिए वेवर्स और पेमेंट आर्किटेक्चर दोनों को साथ समझना जरूरी है। एक पॉलिटिकल शील्ड देता है, दूसरा ऑपरेशनल रूट देता है। अब स्लाइड 5 एक अलग रीजनल थिएटर लाती है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के डिप्लोमैटिक कॉन्टोर्स। यहाँ इंडिया का अप्रोच समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि इंडिया मॉरली लोडेड कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे बैलेंस बनाता है। स्लाइड की पहली लाइन ही डायरेक्शन दे देती है, हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी प्लस कंटेम्प्रेरी प्रैग्मेटिज्म। इसका सिंपल मतलब है कि इंडिया की पैलेस्टाइन के साथ पुरानी पॉलिटिकल सिंपैथी और एंटी कॉलोनियल सपोर्ट की हिस्ट्री रही है, लेकिन साथ ही आज के टाइम में इजराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस टाइज हैं। तो पॉलिसी लीनियर नहीं, लेयर्ड है। टू स्टेट सोल्यूशन को स्लाइड ने फर्स्ट पॉइंट बनाया है। इसको सीधे समझो। इंडिया ऑफिशियली ये मानता है कि पैलेस्टीनियंस को सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट मिलनी चाहिए, और वो इजराइल के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में हो। वायबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैप पर स्टेट बना देना इनफ नहीं, उस स्टेट को पॉलिटिकली वर्केबल और टेरिटोरियली मीनिंगफुल भी होना चाहिए। अब पूछो, इंडिया इस फॉर्मूला को रिपीट क्यों करता है? क्योंकि ये उसको नॉर्मेटिव कंसिस्टेंसी देता है, यानी वो प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग नहीं लगता। फिर स्लाइड अक्टूबर 7 अटैक्स पर क्लियर कंडेमनेशन ऑफ हमास टेररिज्म बताती है। यहाँ जीरो टॉलरेंस लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इंडिया टेररिज्म को इशू बेस्ड नहीं देखता, वो जनरली प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन दिखाता है, लेकिन साथ ही सिविलियन कैजुअलिटीज इन गाजा पर डीप कंसर्न भी एक्सप्रेस करता है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? नो, नॉट एग्जैक्टली। ये एक्चुअली डुअल ट्रैक रिस्पॉन्स है। टेररिज्म रिजेक्ट करो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग को भी इग्नोर मत करो। इसी को मैच्योर डिप्लोमेसी बोलते हैं। स्लाइड में यूएन वोटिंग पैटर्न का टाइमलाइन भी दिख रहा है और नीचे सिक्योरिटी ह्यूमैनिटेरियनिज्म बैलेंस का विजुअल भी। ये बताता है कि इंडिया के डिसीजंस एक ही इमोशनल इंपल्स से नहीं निकलते। कभी लीगल वर्डिंग मैटर करती है, कभी कॉन्टेक्स्ट, कभी टेरर कंडेमनेशन मिसिंग होता है, कभी सीज फायर फ्रेमिंग। तो वोटिंग को मैकेनिकली प्रो दिस या एंटी दैट कहना शैलो होगा। समझ आया? डिप्लोमैटिक टेक्स्ट के वर्ड्स भी फॉरेन पॉलिसी के टूल्स होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एड, डिजास्टर रिलीफ, इवैक्यूएशन एफर्ट्स, ये सब इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि इंडिया अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में मेंटेन करना चाहता है। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्या फॉरेन पॉलिसी में कंपैशन की जगह होती है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन कंपैशन को ऑपरेशनल फॉर्म देना पड़ता है, वरना वो सिर्फ स्टेटमेंट बनकर रह जाता है। तो ओवरऑल इंडिया का पोजीशन क्या निकला? हिस्टोरिकल सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स, फर्म रिजेक्शन ऑफ टेररिज्म, कंसर्न फॉर सिविलियंस और इशू को सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्लस ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखना। ये ब्लेंडेड अप्रोच है, और इसी ब्लेंड को समझे बिना इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी को ठीक से पढ़ना मुश्किल है। अब स्लाइड 6 इंडिया की डी-हाइफनेशन पॉलिसी समझाती है, और ये रीसेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर कंसेप्चुअल शिफ्ट है।
डीहाइफनेशन का सिंपल मतलब क्या है? मतलब पहले इंडिया वेस्ट एशिया को अक्सर एक लिंक्ड पॉलिटिकल पैकेज की तरह देखता था, जहां इजराइल के साथ रिलेशन को पैलेस्टीन इशू के कॉन्टेक्स्ट में केयरफुली फ्रेम किया जाता था। अब नए फेज में इंडिया दोनों ट्रैक्स को अलग-अलग मैनेज करता है, यानी इजराइल के साथ रिलेशन अपनी लॉजिक पर चलेगा और पैलेस्टीन के साथ रिलेशन अपनी लॉजिक पर। सिंपल है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। स्लाइड का कंपैरिजन विजुअल देखो। प्री 2014 हाइफोनेटेड पॉलिसी वर्सेस पोस्ट 2014 डी हाइफोनेटेड पॉलिसी। ये बस टाइमलाइन चेंज नहीं है, ये डिप्लोमैटिक आर्किटेक्चर का चेंज है। पहले कॉशन ज्यादा थी, सिंबॉलिक बैलेंस ज्यादा विजिबल था। बाद में स्टैंडअलोन हाई लेवल विजिट्स, ओपन एंगेजमेंट और कंपार्टमेंटलाइज्ड डिप्लोमेसी बढ़ गई। तेल अवीव या जेरूसलम के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और इनोवेशन की बात अलग ट्रैक पर चली, जबकि पैलेस्टीन के साथ डेवलपमेंटल सपोर्ट और पॉलिटिकल बैकिंग का ट्रैक अलग बना रहा। तो सवाल, इंडिया ने ये शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट्स और रीजनल कॉन्फिडेंस बढ़ी। राइजिंग पावर ज्यादा डिफरेंशिएटेड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग वाले पॉइंट को केयरफुली समझो। डीकपलिंग का मतलब मॉरल अबैंडनमेंट नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एनालिटिकल सेपरेशन होता है। इंडिया ये कहना चाहता है कि इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन ऑटोमेटिकली पैलेस्टीन के राइट्स के अगेंस्ट रीड नहीं होना चाहिए। इससे इंडिया को डिप्लोमैटिक मनूवर स्पेस मिलता है। प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट्स का मेंशन भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल पब्लिक विजिट्स सिग्नल देते हैं कि रिलेशन नो लॉन्गर हिडन और अपोलोजेटिक नहीं है, वो ओपनली स्ट्रेटेजिक हो चुका है। एब्राहम अकॉर्ड्स और I2U2 का मेंशन स्लाइड में इसीलिए है क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स खुद चेंज हुई। अगर अरब गल्फ स्टेट्स और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इंडिया के लिए भी ओल्डर कंपल्शंस वीक पड़ती हैं। मैप में एरोज और न्यू लिंकेजेस दिख रहे हैं, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स के बजाय नेटवर्क्ड मिनीलैटरलिज्म के थ्रू ऑपरेट करने का मौका देते हैं। एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछो, क्या डीहाइफनेशन का मतलब इंडिया न्यूट्रल हो गया? नो, इंडिया इंटरेस्ट्स को सेपरेट चैनल्स में प्रोसेस कर रहा है। ये न्यूट्रलिटी नहीं, ये मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी है। और इसी में मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी की खासियत दिखती है। डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट इशू सेट्स, डिफरेंट स्पीड्स। तो इस स्लाइड का कोर मैसेज है, इंडिया अब रीजन को वन साइज फिट्स ऑल लेंस से नहीं देखना चाहता। वो रिलेशंस को कंपार्टमेंटलाइज करके स्ट्रेटेजिक गेन मैक्सिमाइज करता है, बिना अपनी ओल्ड कमिटमेंट्स को फॉर्मली छोड़े। अब स्लाइड इंडो इजराइल स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को और कॉन्क्रीट बना देती है, स्पेशली डिफेंस और एग्रीकल्चर के थ्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एक साइड ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस, सेंसर्स और साइबर टाइप हार्ड सिक्योरिटी आइटम्स हैं। दूसरी साइड ड्रिप इरिगेशन, डेजर्ट फार्मिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट जैसे सिविलियन टूल्स हैं। सवाल है, एक ही रिलेशन में ये दोनों एक्सट्रीम्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि इजराइल इंडिया के लिए सिर्फ डिफेंस सेलर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट के रूप में प्रेजेंट होता है। और इंडिया को एग्जैक्टली ऐसे पार्टनर चाहिए जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों एरियाज में यूजेबल टेक्नोलॉजी दे। स्लाइड में डिफेंस कन्वर्जेंस के विजुअल्स देखो। हेरॉन यूएवी, बाराक सिस्टम्स, रेडार्स, लेयर्ड डोमेन अवेयरनेस और कमांड स्टाइल आर्किटेक्चर। ये बताता है कि रिलेशन बायर सेलर लेवल से आगे गया है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू तब होती है जब टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एम्बेड हो। मतलब सिर्फ इक्विपमेंट खरीदना इनफ नहीं, ट्रेनिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, मेंटेनेंस, डॉक्ट्रिनल अडेप्टेशन और नीश इनोवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इजराइल यहाँ इंडिया के लिए क्विक रिस्पॉन्स, बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी सोर्स के रूप में देखा जाता है। इसीलिए एसिमेट्रिक कोऑपरेशन फ्रेज यूज हुआ है। इंडिया स्केल देता है, इजराइल स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी देता है। अब एग्रीकल्चर साइड को हल्का मत लो। डेजर्ट टेक्नोलॉजी, वाटर स्कैसिटी सॉल्यूशंस, फर्टिगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, सॉइल सेंसर्स, ये सब फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फूड सिक्योरिटी और रूरल प्रोडक्टिविटी के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्लाइड का सर्कुलर फार्म टेक डायग्राम एग्जैक्टली ये बताता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर डेटा, प्रिसिजन और रिसोर्स एफिशिएंसी पर चलती है। इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन कंट्री के लिए ये फैंसी इनोवेशन नहीं, सर्वाइवल और रेजिलियंस का मैटर है। समझ आया? स्लाइड में साइबर इंटीग्रेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का पॉइंट भी आता है। अब यहाँ रिलेशन और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है।
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, पावर ग्रिड्स, डेटा सिस्टम्स, पोर्ट्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी सिक्योरिटी डोमेन का पार्ट हैं। तो इंडिया इजराइल कोऑपरेशन न्यू थ्रेट एनवायरनमेंट को एड्रेस करता है, जहां स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स डिजिटल वेक्टर्स यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट काउंटर क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, क्या ऐसी डीप सिक्योरिटी प्रॉक्सिमिटी इंडिया को रीजनल पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं दे सकती? हाँ, दे सकती है। इसीलिए इंडिया पैरेलल डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग भी रखता है। लेकिन स्लाइड का मेन पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल गेन्स इतने सिग्निफिकेंट हैं कि रिलेशन स्टेडिली डीपन हुआ है। डिफेंस में सर्वाइवेबिलिटी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, साइबर में रेजिलियंस, ये 3 पिलर्स मिलकर बताते हैं कि कन्वर्जन सिर्फ सिंबॉलिक फ्रेंडशिप नहीं, रियल कैपेबिलिटी एडिशन है। इसी वजह से इंडो इजरायली टाइज आज इशू स्पेसिफिक नहीं, मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देखे जाते हैं। अब लास्ट स्लाइड रेड सी मैरिटाइम सिक्योरिटी चोक पॉइंट को लेके आती है और ये पूरे लेक्चर को वाइडर रीजनल इंस्टेबिलिटी से जोड़ देती है। बाब एल मंदेब और रेड सी एरिया मैप पर छोटा लग सकता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड के लिए ये एक नैरो गेट जैसा है। नैरो गेट का सिंपल मतलब, अगर यहाँ डिसरप्शन हो तो उसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। स्लाइड में मिसाइल, ड्रोन थ्रेट जोन्स, शिपिंग लेन्स और इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट के विजुअल्स इसी वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। तो पहला पॉइंट समझो, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जियोग्राफी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। हूथी डिसरप्शंस का मेंशन डायरेक्ट है। येमन बेस्ड अटैक्स या थ्रेट्स कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करते हैं और रिजल्ट क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, रीराउटिंग होती है, डिलीवरी टाइम स्ट्रेच होता है, कॉस्ट बढ़ती है और सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। अब सोचो जरा, इंडिया जैसा ट्रेड डिपेंडेंट और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री इसको लाइटली ले सकता है? नेवर। इसलिए रेड सी क्राइसिस इंडिया के लिए डिस्टेंट रीजनल इवेंट नहीं, बल्कि डायरेक्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी इशू है। स्लाइड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर जोर देती है। ये टर्म सिंपल लैंग्वेज में समझो, समुद्री रास्ते ओपन और सेफ रहने चाहिए ताकि लेजिटिमेट ट्रेड बिना कोअर्जन के चल सके। इंडिया इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी ग्रोथ सी बॉन्ड ट्रेड पर हेविली डिपेंडेंट है। लेकिन प्रिंसिपल अलोन इनफ नहीं होता। प्रिंसिपल को शिप्स, सर्वेलेंस, एस्कॉर्ट्स और रेडिनेस के थ्रू डिफेंड करना पड़ता है। इसीलिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जैसे मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट के बीच इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल अथॉरिटी को मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट नुआंस है। इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करना चाहता है, लेकिन किसी और फ्रेमवर्क में फुल्ली डिसॉल्व नहीं होना चाहता। नीचे वाले टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट विजुअल में डिस्ट्रॉयर्स, एंटी पायरेसी पोस्चर, ड्रोन डिफेंस और मर्चेंट वेसल एस्कॉर्ट आइडियाज दिखते हैं। ये बताता है कि इंडियन नेवी का रोल सिर्फ वॉर फाइटिंग नहीं, सी लेन अश्योरेंस भी है। अश्योरेंस का मतलब ट्रेडर्स और शिपिंग कंपनीज को कॉन्फिडेंस देना कि रूट कंप्लीटली अबैंडन नहीं है, और कॉन्फिडेंस खुद इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है। अब एक फाइनल एनालिटिकल क्वेश्चन, इस तरह के क्राइसिस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि इंडियन स्ट्रैटेजी को कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स, वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी और मैरिटाइम सिक्योरिटी को अलग-अलग बॉक्सेस में नहीं देखना चाहिए। ईरान, चाबहार, इजराइल, पैलेस्टाइन, रेड सी सब एक लार्जर वेब का पार्ट बन जाते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रियल टेस्ट स्टेटमेंट्स में कम, रूट प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी में ज़्यादा होता है। लास्ट टेक अवे सिंपल है, जो स्टेट अपने सी लेन सिक्योर नहीं रख सकती, वो अपनी वाइडर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है?